जापान को बाहर से देखोगे तो आपको दिखेगा इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, जीरो क्राइम, इनक्रेडिबल कल्चर और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और एक हेल्दी पॉपुलेशन। सब कुछ एक आइडियल कंट्री के जैसे ही यहाँ लगता है। लेकिन अगर आप जापान को बहुत ही क्लोजली समझने की कोशिश करोगे तो इनका एक डार्क साइड भी है। जापान को अगर आप बहुत करीब से समझने की कोशिश करोगे तो जापान में एक ऐसी पॉपुलेशन है जो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है और वो पूरी सोसाइटी में आइसोलेटेड है। ना उनके पास जॉब है, ना उनकी मैरिजेस हुई हैं। ये एक कंप्लीट आइसोलेटेड पॉपुलेशन है जापान की। जापान में इन अनसक्सेसफुल यंग लोगों की संख्या करीब 15% है और ये जापान के धुंधले भविष्य को दिखाती है। 1980 के बाद जापान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी थी और ऐसा कहा जा रहा था कि ये बहुत ही जल्द यूएस को भी पीछे कर देगा, जैसे आज हम चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया जापान की 30 सालों तक लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से और इसके पीछे रीजन है जापान का यूनिक इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली ये बेस्ड था जापान की गवर्नमेंट और उनके कॉर्पोरेट कंपनीज के सहयोग की वजह से और इसको जापानीज टर्म में किरित्सु कहा जाता है। किरित्सु एक अलायंस है जापानीज कंपनीज का जो आपस में ही एक दूसरे के शेयर्स ओन करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं उनके ग्रोथ में। और इसके साथ ही जो टॉप कंपनीज होती हैं उनको गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। जितना भी पैसा उनको लोन के रूप में चाहिए वो सब जापानीज गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है और इसी वजह से जापानीज कंपनीज की ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो इजीली पूरे दुनिया में एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि उनके गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में है। इसके साथ ही गवर्नमेंट बाहर से आने वाली कंपनियों के ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं जिससे कि उनकी कंपनीज इजीली अपने कंट्री में ग्रो कर सके और जितनी फॉरेन कंपनीज हैं वो उनके कंपनीज को कंपटीशन ना दे सकें। हालांकि ये सिस्टम ना ही हेल्दी है ना ही फेयर है, लेकिन इससे जापानीज गवर्नमेंट को उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली। जापान का स्टॉक मार्केट बूम करने लगा और जापानीज प्रोडक्ट पूरी दुनिया में छा गए और यहाँ पे जापान के आम लोगों को पता था कि अगर उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और अपनी कंपनीज के ग्रोथ में सपोर्ट किया तो उनके लिए एक लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी खड़ी थी क्योंकि जापान की हर एक कंपनी 1990s तक बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। 80s के एंड तक जापान में रियल एस्टेट के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इकोनॉमी जापान की लगातार बढ़ती जाएगी, इसीलिए लोगों ने अपने एसेट्स पे इन्वेस्ट करना लगातार जारी रखा। लेकिन एक दिन ये बबल फूट गया और जापान का स्टॉक मार्केट करीब 43% तक क्रैश हो गया और रियल एस्टेट के प्राइसेस में भी लगातार कमी आनी शुरू हो गई थी। ये जापान के इकोनॉमिक बूम का एंड था और यहीं से अब सारे करप्शन जो पहले हुए थे वो सब कुछ निकल के बाहर आने लगे थे, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, फ्रॉड, ब्राइबरी और बहुत सारी चीजें। इसके साथ ही जापान गवर्नमेंट के अनलिमिटेड लोन्स प्रोवाइड करने की वजह से बहुत सारी ज़ॉम्बी कंपनीज खड़ी हो गई थी जापान में। इसका मतलब है कि वो कंपनीज जो बहुत सालों पहले ही बैंकरप्ट हो गई थी लेकिन वो इन लोन्स पे ही सर्वाइव कर रही थी। सिर्फ 1990 से 2000 ये 10 सालों के बीच में जापान इकोनॉमिक टाइगर से सिक कंट्री ऑफ द एशिया कहा जाने लगा। हालांकि हर कंट्री में ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं लेकिन जापान के लिए कुछ अलग था। जापान के डाउन टर्न की वजह से पूरे जनरेशन के लिए एक त्रासदी बन गई थी जिसमें लाखों लोग कभी उभर ही नहीं पाए। इसको समझने के लिए हमें जापान का वर्क एंड हायरिंग कल्चर समझना होगा जो कि पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग है। जापान में कॉर्पोरेट कल्चर की शुरुआत शुशोकु कात्सुदो से होती है। ये जापान के जॉब हंटिंग की एक प्रथा है जिसमें हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को कॉलेज पूरी करने के बाद गुजरना पड़ता है। जापान में बड़ी कंपनी साल में एक बार फ्रेशर्स ग्रेजुएट को हायर करती हैं और इसके लिए स्टूडेंट्स को कई राउंड ऑफ इंटरव्यूज और सेमिनार से गुजरना पड़ता है और इसके बाद जब स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है तो वो ये रिटायरमेंट तक इस जॉब को कंप्लीट करते हैं। इसको जापानीज टर्म में शुशिन कोयो कहते हैं जिसका मतलब है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट और कंपनीज इनको इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से हर कई साल में नए नए लेवल्स पे प्रमोट करती जाती हैं। और जिस स्टूडेंट ने भी इस रिचुअल को फॉलो नहीं किया, अगर उसने वो कंपनी छोड़ दी और वो किसी दूसरे कंपनी के लिए गया इंटरव्यू देने, तो अब उसको कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी। यही जापान का वर्क कल्चर होता है। 1990s तक जापान में सिर्फ यही वर्क कल्चर था और आज भी मोस्टली जापान में यही कल्चर फॉलो किया जाता है जॉब पाने के लिए। इससे स्टूडेंट्स को जॉब में स्टेबिलिटी मिलती है लेकिन इस वजह से एक रिजिड मार्केट में जॉब बिहेवियर भी पैदा होता है जिसमें कंपनीज आपको किसी भी तरीके से ट्रीट करें लेकिन आपको उसी कंपनी में बने रहना है। और कोई भी स्टूडेंट सिर्फ लाइफ में एक बार अपनी कंपनी चूज कर सकता है जब वो अपना कॉलेज पास आउट करता है और उसी समय बस उसे एक मौका होता है और पूरे लाइफ में अगर उसने कभी भी स्विच किया तो उसे कोई भी जापानीज कंपनी हायर नहीं करेगी। लेकिन 1990 के इकोनॉमिक बबल बस्ट होने के बाद जापान में सारी कंपनीज ने अपनी हायरिंग बंद कर दी और ये रिचुअल उसी समय टूट गया और 7 से 8 सालों तक अगले किसी कंपनी ने हायरिंग नहीं किया जापान में।
और समय के साथ जब जापान में थोड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई तो साल 2000 के बाद फ्रेश हायरिंग स्टार्ट हुई, जिसमें ये जो 1990 से 99 तक के जो स्टूडेंट थे इनको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये किसी जॉब के लिए फिट नहीं बैठते थे। अब जो कंपनीज थी वो फ्रेशर्स को हायर कर रही थी, और जो ये जनरेशन थी ये पूरी तरीके से एक लॉस्ट जनरेशन बन गई जापान में। यहाँ लाखों बच्चे आज सिर्फ टेम्परेरी जॉब्स या पार्ट टाइम लो पेड जॉब्स पर ही निर्भर है, और इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने उस जनरेशन में बर्थ लिया था। और जापान का जो रिचुअल है उस वजह से लाखों बच्चे सड़क पे हैं आज के डेट में भी जापान में। साल 2000 और 2010 के बाद पास आउट हुए बहुत से बच्चे भी इसी लॉस्ट जनरेशन का पार्ट बन गए, जिस वजह से जापान की सोसाइटी में एक काफी नेगेटिव इफेक्ट बनता गया। और ये जनरेशन आज अपनी 30s और 40s के एज में है, जो कि कंप्लीटली इकोनॉमिकली अनस्टेबल है। ये अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और इनमें से मोस्टली लोगों ने शादी नहीं की है, ना बच्चे पैदा किए हैं, क्योंकि उनके पास इकोनॉमी का कोई मेजर सोर्स नहीं है। और अगर हम इनकी टोटल पॉपुलेशन देखें तो जापान की 15% पॉपुलेशन, मतलब करीब 1,80,00,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन इसी तरीके से जी रही है आज जापान में। किसी भी कंट्रीज में 30s और 40s का एज ग्रुप सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि इनकी स्पेंडिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यही एज ग्रुप घर खरीदता है, यही एज ग्रुप कार खरीदता है, यही एज ग्रुप लग्जरीज पे इन्वेस्ट करता है। और इसी तरीके से किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक इंजन चलता रहता है इसी जनरेशन की वजह से। और इसी वजह से जापान की फ्यूचर में इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इनकी 30s और 40s की जो एज ग्रुप है उनकी स्पेंडिंग पावर बहुत ज्यादा कम है। जापान की अगर हम दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखें तो वो है उनकी सुपर एजिंग पॉपुलेशन, मतलब दुनिया की 30% जो सबसे ज्यादा ओल्ड जनरेशन है वो आपको जापान में ही मिलेगी। जापान की लॉस्ट जनरेशन की वजह से बहुत से लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए, जिस वजह से 2050 तक जापान में सीनियर्स और वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो 1:1.3 हो जाएगा। इसका मतलब है एज ग्रुप 15 से 64 और 65 से ज्यादा वालों की पॉपुलेशन करीब करीब बराबर हो जाएगी। और किसी भी कंट्री में 65 प्लस वाला जो एज ग्रुप होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है प्रोडक्टिव जनरेशन के ऊपर, मतलब 15 से 64 वालों के ऊपर। और जापान का जो डेटा निकल के आ रहा है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। तो बेसिकली जापान गवर्नमेंट के सामने आज 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम 1990 के इकोनॉमिक क्रैश के बाद आज तक उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है, और कोविड के बाद ये सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई है, जिसमें बहुत सारे और लोगों की जॉब्स चली गई है। दूसरी अगर हम जापान में बड़ी प्रॉब्लम देखें तो वहां पे सप्लाई चेन का एक बड़ा इशू है, लेबर कॉस्ट बहुत तेजी से जापान में बढ़ता जा रहा है। और तीसरा वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ गई है, स्पेशली शिंजो आबे के डेथ के बाद अब काफी ज्यादा पॉलिटिकल कंडीशन वर्स होती जा रही है जापान में। तो गवर्नमेंट को यहां पे भी देखना पड़ेगा किस तरीके से वो पॉलिटिकल कंडीशन और बेटर कर सकते हैं अपने कंट्री में। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जापान गवर्नमेंट भी समझ रही है, उनके पास लो बर्थ रेट है और उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब बर्थ बहुत कम लोग का हो रहा है और एज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट को पता है कि आने वाले टाइम में सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है वहां के लोगों के लिए। और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इनकी लॉस्ट जनरेशन, क्योंकि उनकी 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन आज डेट में पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुकी है, और वो घरों में ही बंद रहते हैं, वो पूरी तरह से इंटरनेट के एडिक्टेड हो चुके हैं, और वो कहीं भी काम करने अब नहीं जाना चाहते हैं, ना उन्होंने शादियां की है, ना वो अब बच्चे पैदा करेंगे। तो ये एक जापान के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए जापान गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स भी ले रही है, जैसे कि बैंक ऑफ जापान ने क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोसेस भी लॉन्च किया, जिसमें है कि लोगों को इजी लोन्स मिल सके, जिसमें लोग अपने एसेट्स ज्यादा से ज्यादा बाई कर सके, लोग अपनी स्पेंडिंग पावर बढ़ा सकें। इसके बाद हम 2012 में देखें तो शिंजो आबे की गवर्नमेंट ने एबीनॉमिक्स पॉलिसी लॉन्च की थी। उसमें यह था कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी स्पेंडिंग बढ़ा सकती है और किस तरीके से ग्रोथ ले आया जा सकता है जापान में। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स ले रही है, लेकिन देखना होगा कि आगे ये क्या कंडीशन होती है जापान में आने वाले टाइम में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलेंगे अगले फिर वीडियो में।